गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट सर्किट किस प्रकार से बना उसकी हमने स्टडी की थी। ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस प्रकार से बना था। ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है, ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये ट्रांसफार्मर की कोर है और ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये नो लोड कंपोनेंट है, ये नो लोड कंपोनेंट का मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है, ये कोर लॉस कंपोनेंट है। ये मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट का जो रिएक्टेंस है इसे एक्सएम कंसिडर कर रहा हूँ और ये कोर लॉस कंपोनेंट को RW कंसिडर कर रहा हूँ। इसे वर्किंग कंपोनेंट भी कहते हैं। इसमें IM करंट फ्लो हो रहा है, इसमें IW करंट फ्लो हो रहा है और IM और IW का जो फेजर सम है ये नो लोड करंट है I0। अब यहाँ पर देखिए प्राइमरी वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है ये R1 है और सेकेंडरी वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है ये R2 है। प्राइमरी वाइंडिंग का रिएक्टेंस X1 है, लीकेज रिएक्टेंस है एक्चुअल में, और सेकेंडरी वाइंडिंग का लीकेज रिएक्टेंस X2 है। फिर उसके बाद प्राइमरी वाइंडिंग में आप जो सप्लाई दे रहे हैं ये V1 है और प्राइमरी वाइंडिंग में जो EMF इंड्यूस होगा ये E1 नाम दे रहा हूँ, इसे मैं ग्रीन पेन से बना रहा हूँ। सेकेंडरी वाइंडिंग में जो EMF इंड्यूस होगा इसे E2 नाम दे रहा हूँ, इसे भी ग्रीन पेन से बना रहा हूँ। फिर सेकेंडरी वाइंडिंग में लोड कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। और फिर मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हर एक कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट क्या है। R1 प्राइमरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस है, R2 सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस है, X1 प्राइमरी वाइंडिंग रिएक्टेंस है, X2 सेकेंडरी वाइंडिंग रिएक्टेंस है, ठीक है। उसके बाद ये जो RW है ये कोर लॉस रेजिस्टेंस है या कोर लॉस कंपोनेंट है, कोर लॉस रेजिस्टेंस या फिर कोर लॉस कंपोनेंट, और उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है ये वर्किंग करंट कहलाता है या कोर लॉस करंट कहलाता है। उसके बाद IM मैग्नेटाइजिंग करंट है, XM मैग्नेटाइजिंग ब्रांच रिएक्टेंस है। उसके बाद E1 प्राइमरी वाइंडिंग इंड्यूस्ड EMF है, E2 सेकेंडरी वाइंडिंग का इंड्यूस्ड EMF है, I1 प्राइमरी वाइंडिंग का करंट है और I2 सेकेंडरी वाइंडिंग का करंट है। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब देखते हैं यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं इस इक्विवेलेंट सर्किट। अब यहाँ पर आप देखो क्या मैं करने वाला हूँ। ये जो लूप दिख रहा है आपको, ये वाला जो मैं येलो पेन से बना रहा हूँ, ये एक पूरा लूप है। इस लूप में मुझे KVL लगाना है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ KVL, और इस लूप में मुझे KVL लगाना है। देखते हैं क्या होने वाला है यहाँ पर। अभी फिलहाल मैं ये नो लोड वाली ब्रांच को हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक इक्वेशन बनाना है, इसलिए मैं इस नो लोड वाली ब्रांच को हटा रहा हूँ। देखते हैं कैसे हटाऊंगा। यहाँ पर इसको थोड़ा और शिफ्ट करते हैं। ये नो लोड वाली ब्रांच को मैंने यहाँ से हटा दिया है। यहाँ पर उसे मैं अभी थोड़ी देर के लिए नेगलेक्ट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने V1 वोल्टेज अप्लाई किया और ये प्राइमरी वाइंडिंग में जो EMF इंड्यूस हुआ इसे मैं E1 नाम दे रहा हूँ और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो EMF इंड्यूस हो रहा है इसे E2 नाम दे रहा हूँ। और जैसे ही मैंने लोड कनेक्ट कर दूंगा वैसे ही यहाँ पर I1 करंट फ्लो होगा, सॉरी I2 करंट फ्लो होगा और प्राइमरी वाइंडिंग में जो करंट फ्लो हो रहा है ये है I1 और इस लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है ये V2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जो इंडक्टर होता है उसके रिएक्टेंस को मैं प्लस J से एक्सप्रेस करता हूँ, आगे J लगा देता हूँ, और जो यहाँ इंडक्टर यहाँ भी मैं J लगा दूंगा। तो इस R1 और JX1 दोनों सीरीज में है, इसलिए दोनों को मैं ऐड कर दूंगा। चलो दोनों को ऐड नहीं करते, चलो रहने देते, बिना ऐड करे इसकी इक्वेशन बनाएंगे हम। अभी देखो इस R1 रेजिस्टेंस में कितना ड्रॉप हो रहा है, R1 इंटू I1, इतना वोल्टेज का ड्रॉप होगा। करंट इस साइड से इस साइड फ्लो हो रहा है इसलिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस। फिर इस रिएक्टेंस में देखो करंट इस साइड से इस साइड फ्लो हो रहा है तो यहाँ वोल्टेज का ड्रॉप कितना होने वाला है, J इंटू JX1 इंटू I1, इतना वोल्टेज का ड्रॉप होने वाला है। और करंट इस साइड से इस साइड फ्लो हो रहा है इसलिए फिर अगेन यहाँ प्लस यहाँ माइनस। इस वाइंडिंग में करंट कैसे फ्लो हो रहा है, इस साइड से इस साइड, इसलिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस।
और यहाँ इवन वोल्टेज अपेयर हो रहा है, ठीक है। अब इधर सेकेंडरी वाइंडिंग में देखते हैं, ये देखो ये करंट यहाँ पर देखो, ये I2 करंट जब इस R2 में से जाएगा तो यहाँ कितना वोल्टेज अपेयर होगा, R2 इंटू I2। जब ये I2 करंट इस X2 में से जाएगा तो यहाँ कितना वोल्टेज का ड्रॉप होने वाला है, J X2 इंटू I2, इतना वोल्टेज का ड्रॉप होने वाला है। अब ये करंट I2 मतलब यहाँ प्लस पोलरिटी होगी, यहाँ माइनस पोलरिटी होगी, तभी करंट ऐसा निकल रहा है। अब इस लोड के अंदर करंट कैसे जाने वाला है, ऊपर से नीचे जाएगा, इसलिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर मैं KVL लगा देता हूँ, यहाँ करंट इधर जा रहा है, मतलब यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तभी करंट इधर जा रहा है, ठीक है। क्योंकि करंट हमेशा सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है, इसलिए मैं यहाँ प्लस ले रहा हूँ, क्योंकि करंट ऐसा निकल रहा है, मतलब यहाँ प्लस टर्मिनल होगा तभी निकल रहा है, यहाँ प्लस होगा तभी इधर निकल रहा है, ठीक है। अब इसे, ये एक लूप है, इसे नाम देता हूँ ABCD। इसमें अप्लाई KVL इन लूप ABCDA। तो अप्लाई करते हैं, तो A से भी गया, मतलब माइनस से प्लस गया तो गेन हुआ V1 वोल्टेज का। फिर आगे प्लस से माइनस गया तो ड्रॉप हो गया, कितना ड्रॉप हुआ, R1 इंटू I1। फिर आगे गया, फिर प्लस से माइनस गया तो माइनस JX1 इंटू I1, इतना ड्रॉप हुआ। फिर आगे प्लस से माइनस गया, फिर ड्रॉप हुआ, क्योंकि जब प्लस से माइनस जाते हैं तो ड्रॉप होता है, और इंटायर लूप का टोटल वोल्टेज 0 होता है, यही तो है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो मुझे V1 की वैल्यू चाहिए, तो V1 कितना हो गया, यहाँ से E1 उस साइड चला गया तो E1 प्लस I1 R1 प्लस JX1 I1, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। फिर क्या करूँगा मैं, फिर ये जो दूसरा लूप दिख रहा है मुझे, इसे नाम देता हूँ मैं PQRS, ये एक लूप है। अब मैं चलना चालू करता हूँ इस, फिर लूप में चलना चालू करता हूँ, कौन से वाले लूप में, इस वाले में, लूप PQRSP, इस लूप में चलना चालू करता हूँ। जब P से Q गया, माइनस से प्लस गया, गेन हुआ E2 का। फिर प्लस से इधर गया आगे, यहाँ देखो क्या हो रहा है, I2 करंट इस रजिस्टर में इस साइड से इस साइड फ्लो हो रहा है, इसलिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस। इस रिएक्टेंस में करंट इस साइड से इस साइड फ्लो हो रहा है, इसलिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस, और यहाँ करंट इस साइड से इस साइड, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। चलो फिर P से Q तो जब पहुँच गया मैं, अब जब Q से R की ओर जाने लगा तो यहाँ प्लस से माइनस गया, तो यहाँ I2 इंटू R2, इतने वोल्टेज का ड्रॉप हुआ। फिर आगे प्लस से माइनस गया, माइनस JI2 इंटू X2। फिर आगे प्लस से माइनस V2, तो यहाँ से V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V2 देखो, ये इंटायर लूप का टोटल वोल्टेज 0 है, तो यहाँ इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इक्वल के साइन के उस साइड V2 आएगा, तो कितना आ जाएगा, V2 इक्वल टू E2 माइनस I2 R2 माइनस JX2 I2, ये इक्वेशन है मेरे पास। तो इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम देता हूँ मैं। अब मेरे पास 2 इक्वेशन आ गई। अब देखो कौन कौन सी मेरे पास 2 इक्वेशन है, ये वाली, ये 2 इक्वेशन है मेरे पास। एक तो ये वाली इक्वेशन, और दूसरी वाली ये इक्वेशन। ये 2 इक्वेशन है, इसके बेसिस पे मैं फेजर डायग्राम ड्रॉ करूँगा। अभी तक मेरे पास जो फेजर डायग्राम है वो किस प्रकार का फेजर डायग्राम है वो मैं बताता हूँ आपको। चलो नए पेज पे चले जाते हैं इस इक्वेशन को, और वहीं फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अभी तक मेरा फेजर डायग्राम कैसे बना है, कहाँ तक बना है वो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो फेजर डायग्राम इस प्रकार से बना था कि मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स को कांस्टेंट ले लिया था, रेफरेंस ले लिया था मैग्नेटिक फ्लक्स को। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स को रेफरेंस ले लिया तो मैग्नेटाइजिंग करंट उसके सेम फेस में मैंने बना दिया था।
फिर उसके बाद EMF E1 और E2 मैंने ड्रॉ किया था, जिसको मैंने दोनों को 90 डिग्री लैग करवाया था, क्योंकि हमने डेरिवेशन किया था, वहाँ हमने ऑब्ज़र्व किया था कि EMF E1 और E2 लैग करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स से, तो मैंने लैग करवा दिया था। फिर उसके बाद प्रीवियस कंडीशन में तो -E1 ऊपर आ जाएगा। देखो नीचे से मैं एक ड्रॉ कर रहा हूँ, जब ये E1 है तो इसके जस्ट ऊपर क्या हो जाएगा, -E1 हो जाएगा। ये -E1 आ गया। क्यों -E1 को ऊपर ले गया समझ में आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। जब E1 इधर है तो -E1 ऊपर साइड होगा, ठीक है। फिर क्या हुआ था, जैसे ही मैंने लोड कनेक्ट किया था, नहीं लोड कनेक्ट नहीं, एक और बात कि जो कोर लॉस कंपोनेंट था ये वोल्टेज के सेम फेस में था, इसलिए मैंने इसे यहाँ बना दिया था। ये वोल्टेज है मेरा और इसके सेम फेस में कोर लॉस कंपोनेंट IW। क्यों मैंने इसको E1 के सेम फेस में लिया, उसका रीज़न देखो, यहाँ देखो, ये देखो, ये कोर लॉस कंपोनेंट कौन सा है, ये वाला ना, ये वाला कोर लॉस कंपोनेंट है। और ये देखो जितना E1 का वोल्टेज है उतना ही E1 वोल्टेज इस रिएक्टेंस पे भी होगा और उतना ही वोल्टेज इस RW पे भी होगा, क्योंकि E1 वाली ब्रांच और ये XM वाली ब्रांच और इस RW वाली ब्रांच तीनों पैरेलल में है। अब V1 और E1 अब बराबर नहीं होगा, क्योंकि अब रजिस्टर आ गए। रजिस्टर जब तक कि नहीं था, जब तक ये रजिस्टर पिक्चर में नहीं आया था, तब तक ये V1 और E1 इक्वल थे। लेकिन जैसे ये रजिस्टर पिक्चर में आ गया, वैसे ही V1 और E1 की वैल्यू इक्वल नहीं रही, क्योंकि अब क्या होने वाला है, कुछ रजिस्टर में ड्रॉप हो जाएगा, उसके बाद यहाँ मिलेगा। जैसे मैं यहाँ 230 वोल्ट की सप्लाई दे रहा हूँ, तो कुछ ड्रॉप 5 वोल्ट है जो भी है वो इस रजिस्टर के क्रॉस हो जाएगा, तो पूरा V1 नहीं मिलेगा इसके क्रॉस। इसलिए इस RW के ऊपर कितना वोल्टेज है, E1 वोल्टेज है, और रजिस्टर में जो करंट फ्लो होता है ये वोल्टेज के सेम फेस में होता है। तो इस रजिस्टर के ऊपर अभी फिलहाल कितना वोल्टेज है, E1 वोल्टेज है, इसलिए IW को मैंने E1 के फेस में बना दिया। वापस आ जाओ अपने पॉइंट पर, फेजर डायग्राम पे, ठीक है। इसलिए मैंने E1 के फेस में बना दिया IW को, ठीक है। अब फिर क्या हुआ था, ये IM और IW का जो फेजर सम था, ये नो लोड करंट है, ये IM के पैरेलल एक लाइन खींच दी मैंने और इस IW के पैरेलल एक लाइन खींच दी मैंने। तो IM और IW का जो रिजल्टेंट है ये मेरा नो लोड करंट है, I0, ये मेरा नो लोड करंट है। तो नो लोड करंट की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, IM स्क्वायर प्लस IW स्क्वायर अंडर रूट I0 इक्वल टू, देखो वैसे तो मैंने आपको यही पैरेलल ब्रांच में बता दिया था, ये यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि पैरेलल RL सर्किट से अगर कंपैरिजन करेंगे तो I0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट IM स्क्वायर प्लस IW स्क्वायर, इतनी वैल्यू हो जाएगी इसकी। अब वापस से अपने फेजर डायग्राम पे आते हैं। यहाँ पे देखो अब ये I0 आ गया मेरे पास। अब क्या करता हूँ मैं, जैसे ही मैंने लोड कनेक्ट किया, जैसे ही मैंने सेकेंडरी साइड में लोड कनेक्ट किया, सेकेंडरी साइड में करंट फ्लो होने लग गया, I2 करंट फ्लो होने लग गया, ये I2 करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन ये एग्जैक्टली 90 डिग्री लैग नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये कंसिडर करता हूँ कि जो लोड है वो RL लोड है, इससे थोड़ा कम लैग करवाया मैंने। ये I2 हो गया, तो मैंने इस θ2 डिग्री से लैग कर रहे हैं वोल्टेज से, ठीक है। और जैसे ही I2 एग्जिस्टेंस में आया तो मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे ही I2 करंट फ्लो होगा ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में, जैसे यहाँ पर I2 करंट फ्लो होगा, वैसे ही क्या होगा, एक ∅2 फ्लक्स प्रोड्यूस होगा जो मेन फ्लक्स को कम कर देगा। तो जब मेरे ट्रांसफार्मर की कोर में मेन फ्लक्स कम हो जाएगा, तो उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए एक एडिशनल I2 डेज करंट प्राइमरी साइड में फ्लो होगा। I2 के कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स में कमी आई, उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए एक एडिशनल I2 डेज करंट फ्लो हुआ। तो ये I0 और I2 डेज दोनों का फेजर सम कितना है, I1। जो प्राइमरी करंट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, I0 और I2 डेज का फेजर सम, ये I1 हो जाएगा। तो चलो वापस आ जाओ हमारे फेजर डायग्राम पे। तो ये देखो ये I2 करंट है,
तो I2 के कारण उसके प्राइमरी साइड में एक I2 डैश करंट एग्जिस्टेंस में आया। तो ये I2 डैश करंट एग्जिस्टेंस में आया। ठीक है, थोड़ा अलग बना दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो I2 के कारण एक I2 डैश करंट प्राइमरी साइड में आया। तो I0 और I2 डैश दोनों का फेजर सम क्या है, I1 के इक्वल है। तो फिर फेजर डायग्राम ड्रॉ करता हूँ मैं। इस I0 के पैरेलल एक लाइन खींचता हूँ और इस I2 डैश के पैरेलल एक लाइन खींचता हूँ। रिजल्टेंट इसी प्रकार से निकाला जाता है। तो ये हो गया। तो ये जो रिजल्टेंट हो गया I0 और I2 डैश का, ये इक्वल है I1। I0 और I2 डैश का फेजर सम निकाल लिया मैंने I1। ये प्राइमरी वाइंडिंग का करंट भी आ गया और ये सेकेंडरी वाइंडिंग का करंट भी मेरे पास आ गया। अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, अब इनकी हेल्प से मुझे V1 और V2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्योंकि मेरे पास EMF E1 और E2 तो है, लेकिन V1 और V2 की वैल्यू मेरे पास नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा, देखो ध्यान से। अब देखो, V1 की वैल्यू चाहिए मुझे, तो E1 है ऑलरेडी मेरे पास। ये प्राइमरी, देखो एक कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए क्या करूँगा मैं, ये ऊपर साइड में प्राइमरी वाइंडिंग के पैरामीटर को लिखूँगा। इसलिए मैंने इस E1 को यहाँ से ऊपर शिफ्ट किया है। E1 को -E1 इसलिए लिखा है क्योंकि ऊपर प्राइमरी वाइंडिंग के पैरामीटर लिख दूँ और नीचे सेकेंडरी वाइंडिंग के पैरामीटर लिख दूँ। तो यह नीचे साइड में मैं सेकेंडरी वाइंडिंग के पैरामीटर लिखूँगा और ऊपर साइड में मैं प्राइमरी वाइंडिंग के पैरामीटर लिखूँगा। ठीक है, तो अब देखो V1 की वैल्यू किसके इक्वल है, V1 इक्वल टू E1 प्लस I1R1। तो I1R1 क्या है, ये वोल्टेज ड्रॉप है रेजिस्टेंस के ऊपर। I1R1 क्या है, ये वोल्टेज ड्रॉप है इन द रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग। तो मैं इस I1 के सेम फेस में I1R1 रजिस्टर बना दूंगा। ये I1R1 रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस के अंदर वोल्टेज ड्रॉप होगा वो किसके सेम फेस में होगा, वो करंट के सेम फेस में होगा। इसलिए मैं करंट का फेस इसी साइड में है, तो उसी साइड में मैंने I1R1 बना दिया। ये देखो, ये सर्किट देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, इस रजिस्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, I1 करंट फ्लो हो रहा है। ये देखो, ये I1 करंट फ्लो हो रहा है इस रेजिस्टेंस R1 में। तो इसमें कितना वोल्टेज का ड्रॉप होने वाला है, I1R1 वोल्टेज का ड्रॉप होगा। तो सपोज करते हैं कि ये किसके इक्वल है, VR के इक्वल है। और मैंने आपको क्या सिखाया था कि रजिस्टर के ऊपर जो वोल्टेज का ड्रॉप होता है ये करंट के सेम फेस में होता है। इसलिए करंट वाली लाइन में ही मैं इस VR वोल्टेज को बनाऊंगा। तो यहाँ पर देखो क्या किया मैंने, करंट का जो फेस है वो इस तरफ है, तो उसी के पैरेलल मैंने I1R1 वोल्टेज ड्रॉप को भी शो किया, क्योंकि करंट के सेम फेस में उसका वोल्टेज ड्रॉप भी होगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, X1 इंटू I1, मतलब ये J साइन बता रहा है कि 90 डिग्री ये आगे चल रहा है। प्लस J क्या बता रहा है, प्लस J बता रहा है कि जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो 90 डिग्री आगे चल रहा है। तो मैं आगे बना दूंगा I1 X1 को। ये I1, ये X1। तो देखो क्या हुआ, E1, ये E1 हो गया प्लस I1R1 प्लस J X1 I1। इन तीनों का जब एडिशन कर दिया तो क्या मिल गया मुझे, V1 वोल्टेज मिल गया। तो मुझे यहाँ पर V1 वोल्टेज मिल गया, ये V1 वोल्टेज। तो मैं V1 वोल्टेज बना देता हूँ। जब तीनों को ऐड कर दिया तो मेरे पास फाइनली V1 वोल्टेज आ गया। तो ये आ गया V1 वोल्टेज, ये V1 वोल्टेज आ गया। तो ये V1 प्राइमरी वाइंडिंग का इनपुट वोल्टेज है और ये I1 करंट है। तो ये है θ1। V1 और I1 के बीच का जो एंगल है ये θ1 कंसिडर कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब ये V2 के लिए बनाता हूँ मैं। देखो V2 के लिए कैसे बनाऊंगा, E2 ऑलरेडी है मेरे पास, ये E2 मेरे पास ऑलरेडी है। अब यहाँ पर -I2R2, ये यहाँ क्या माइनस है, इसलिए मैं नेगेटिव बनाऊंगा, लेकिन I2 के सेम फेस में। ये I2R2 क्या है, ये R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो है I2R2।
तो इस I2 के सेम फेस में रहेगा, लेकिन नेगेटिव है इसलिए मैं रिड्यूसिंग मैनर में बनाऊंगा इसे, ये देखो, पर इस लाइन के पैरेलल ही बनाऊंगा। इस लाइन के पैरेलल ही मैंने I2 R2 रेजिस्टेंस बनाया, ठीक है। थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये E1 है, ये E2 है। तो ये I2 R2 रेजिस्टेंस का जो ड्रॉप है ये मैंने सेम फेस में बना दिया इस I2 के, I2 R2 इस I2 के सेम फेस में बना दिया, उसके पैरेलल बना दिया। अब यहाँ पर आप देखिए इस I2 R2 के रेफरेंस में देखो यहाँ पर क्या हो रहा है एक्चुअल में, ये E2 है, यहाँ माइनस साइन यदि मैं कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा, I2 R2 प्लस ये I2 X2। तो जो I2 X2 है ये I2 R2 के रेफरेंस में 90 डिग्री आगे चल रहा है। यहाँ पर देखो, तो उस कंडीशन में I2 R2 को मैं ऐसा बना दूंगा 90 डिग्री, ये I2 X2, ठीक है। तो ये I2 R2 E2, अब देखो क्या है यहाँ पर, ये E2 और E2 में से जब मैं क्या कर दूंगा I2 R2 और जे I2 X2 ये वाली टर्म को माइनस कर दूंगा, ये I2 R2 I2 X2 वाली टर्म को मैं माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास V2 आ जाएगा, V2 आ जाएगा। तो ये V2 बना दिया मैंने। ये V2 यहाँ क्या किया मैंने, यहाँ मैंने E2 में से I2 R2 को माइनस कर दिया और जे I2 X2 को माइनस कर दिया। तो ये मेरे पास E2 था, इसमें से मैंने I2 R2 को माइनस कर दिया और I2 X2 को माइनस कर दिया, तो मेरे पास V2 आ गया। अब आप याद करो जब RL सर्किट पढ़ रहे थे तो वहाँ पर क्या हो रहा था, जब RL सीरीज सर्किट हम पढ़ रहे थे तब हमने क्या देखा था, वहाँ पर इस प्रकार का इम्पीडेंस ट्रायंगल बना था, यहाँ R था, यहाँ XL था, यहाँ इम्पीडेंस Z था। फिर क्या किया था हमने जब इसमें I का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, यहाँ हमने I का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, ये R इंटू आई, अगर मैंने इस ट्रायंगल को ये वाले को अगर ऐसा घुमा दिया, देखो इस प्रकार से घुमा दिया, ये देखो ये जैसे ये ऐसे घुमा दिया, देखो मैच करो जरा, देखो वैसे ही दिख रहा है। ये I2 R2 है तो ये R इंटू आई है, ये I2 X2 है तो ये I2 X2 जैसा दिख रहा है, I2 इंटू Z2, कुछ इस प्रकार के ट्रायंगल बन गए हैं, देखो इस प्रकार का ट्रायंगल। तो ये I2 R2 और I2 X2 का जो फेजर सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, I2 Z2 हो जाएगा। जैसे I इंटू R और X इंटू आई, इनका क्या बन गया, Z इंटू आई बन गया। उसी प्रकार से I2 इंटू R2 I2 इंटू X2 इक्वल टू फेजर सम हो जाएगा I2 इंटू Z। इसी प्रकार से जब मैं प्राइमरी साइड में लिखूंगा तो I1 इंटू R1 और I1 इंटू X1 का जो फेजर सम हो जाएगा वो I1 इंटू Z1 हो जाएगा। यहाँ पर ये बन गया I1 इंटू Z1, ये बन गया हमारा ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम। ये ट्रांसफार्मर फेजर डायग्राम कंप्लीट हो गया। फेजर डायग्राम इस फेजर डायग्राम को आप थोड़ा ध्यान से देखिए, कुछ पैरामीटर मैं आपको बताना चाहता हूँ इस फेजर डायग्राम से रिलेटेड। यहाँ पर आप देखिए जो पावर फैक्टर एंगल है वो क्या होता है, टोटल वोल्टेज और टोटल करंट के बीच का एंगल होता है। तो टोटल वोल्टेज कितना है मेरा V1 और टोटल करंट कितना है I1, इसके बीच का जो एंगल है वो कितना है θ1। जो θ1 है ये फुल लोड विथ लोड पावर फैक्टर एंगल
और यहाँ पर एक पैरामीटर हमने थोड़ा छोड़ दिया है, वो देखो ध्यान से। जब नो लोड की कंडीशन थी, जब लोड नहीं लगा था, तब E1 और V1 इक्वल थे। जब लोड नहीं लगा था उस कंडीशन में E1 और V1 इक्वल थे। तो जब लोड नहीं लगा था तो केवल I0 फ्लो हो रहा था। तो जब लोड नहीं लगा था तो टोटल वोल्टेज मेरा ये था, ये टोटल वोल्टेज था, और टोटल करंट नो लोड करंट था। तो उस कंडीशन में टोटल वोल्टेज और टोटल करंट V1 और I0 थे, तो इनके बीच का जो एंगल है इसे मैं थीटा नॉट नाम दे रहा हूँ, थीटा नॉट। तो ये नो लोड पावर फैक्टर एंगल है। जब लोड नहीं लगा था तब इतना पावर फैक्टर एंगल था, थीटा नॉट। तो थीटा नॉट हो गया नो लोड पावर फैक्टर एंगल। इस नो लोड पावर फैक्टर एंगल से रिलेटेड एक और बात बताना चाह रहा हूँ। देखो ये जो नो लोड सर्किट था वो किस प्रकार का था। यहाँ फ्लक्स था, फ्लक्स को रेफरेंस लिया था, मैग्नेटाइजिंग करंट उसके सेम फेस में बना था। फिर उसके बाद नीचे क्या था, E1 और E2 थे। ये E1 और E2 था। तो E1 को मैंने ऊपर ले गया था तो -E1 हो गया था, ये -E1 हो गया था। तो वर्किंग कंपोनेंट को मैंने इसके सेम फेस में बनाया था क्योंकि तीनों ब्रांच पैरेलल में है। ठीक है। तो IM और IW का फेजर सम क्या है, नो लोड करंट। I0, ये I0 हो गया। तो ये मेरा उस कंडीशन में E1 और V1, नो लोड की कंडीशन में E1 और V1 इक्वल थे। ठीक है। तो यहाँ जो एंगल बना था ये था थीटा नॉट। टोटल वोल्टेज और करंट इतना था, तो इसके बीच में जो एंगल बना वो थीटा नॉट। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट ऐसा बताया था कि सपोज करते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये कोई कंपोनेंट है। सपोज करते हैं कि ये फोर्स है, और ये मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ थीटा की कोई एंगल बना रहा है तो एक्स एक्सिस पे इस फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ कॉस थीटा, और वाई एक्सिस पे इसकी वैल्यू हो जाएगी एफ साइन थीटा। जिसके साथ एंगल बना रहा है उसके साथ कॉस आ जाता है। तो यहाँ पर उसी प्रकार से अगर मैं देखूँ तो मुझे IW की वैल्यू फाइंड आउट करना है वाई एक्सिस पे। तो एंगल किसके साथ बन रहा है, इस वाई एक्सिस के साथ ही बन रहा है। तो इस I0, इस IW की वैल्यू I0 की टर्म में हो जाएगी I0 कॉस थीटा नॉट, और IM की वैल्यू हो जाएगी, उसके साथ थीटा एंगल नहीं है इसलिए वहाँ पर साइन का कोफिशिएंट आ जाएगा, साइन थीटा नॉट। तो ये IW और IM की वैल्यू इस प्रकार से हम एक्सप्रेस करेंगे।